हेलो साथियों, उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। हम लोग एक छोटा सा कॉन्सेप्ट डिस्कस करने जा रहे हैं जिसको हम राइट, अधिकार, और उसके बाद फिर हम इसको फंडामेंटल राइट्स, मूल अधिकार की तरफ आएंगे। तो हम लोग शुरू कर रहे हैं कि अधिकार क्या होता है, व्हाट इज राइट। राइट क्या होता है, इसको अगर हम डिक्शनरी के अकॉर्डिंग देखें तो इसका अपोजिट वर्ड यानी कि विपरीत शब्द हमारे हिसाब से राइट का अपोजिट वर्ड रॉन्ग आना चाहिए। हम यहां से समझने की कोशिश करते हैं। राइट को रॉन्ग का मतलब होता है कि जो नहीं होना चाहिए। जनरली लोग यही बोलते हैं और समाज इस बात को अप्रूव भी करता है कि वो बात जो गलत है वो नहीं होनी चाहिए। हम ऐसा कह सकते हैं ना कि ऐसा नहीं होना चाहिए या ऐसा ना हो। इस शब्द का मतलब यही निकलेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जो नहीं होना चाहिए, अगर हम उसको रॉन्ग्स कह दें तो इसका अपोजिट वर्ड आएगा राइट, यानी कि इसका मतलब फिर निकल के आएगा इसके अपोजिट, यानी कि ऐसा होना चाहिए। यहां से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। अब सवाल यह है कि कैसा होना चाहिए, तो फिर हम वापस उसी शब्द पे चलते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो कैसा नहीं होना चाहिए ये समाज बताएगा। तो समाज, सोसाइटी जिस बात को गलत मानती है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, जैसे हम में से कोई भी इस बात को नहीं अप्रूव करेगा कि सिगरेट पीना सही है। ये सामाजिक पैरामीटर है कि कोई भी चीज जो प्रूवन है, साइंटिफिकली प्रूवन है कि वो बॉडी को नुकसान पहुंचाती है, वो नहीं यूज करनी चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। तो हम एक उदाहरण ले रहे हैं कि सिगरेट नहीं पीना चाहिए, यानी कि समाज ये मानता है कि ऐसा ना हो, कैसा ना हो, सिगरेट ना पी जाए। तो इसका मतलब ये बात गलत है, ठीक है। तो कैसा होना चाहिए, इसका मतलब ये आएगा कि सिगरेट ना पीने का माहौल होना चाहिए, यानी कि पॉजिटिव एस्पेक्ट अगर हम उसका देखें। इसीलिए समाज जब इस बात को अप्रूव करता है कि लोग सिगरेट ना पिएं या लोग ऐसा ना करें, तो उसके पीछे उस समाज का समर्थन होना चाहिए। और समाज समर्थन एक सरकार जो वो चुन के भेजता है उसको देता है ये पावर कि वो ऐसे बातों को जो समाज गलत मानता है कानून से उसको पनिशेबल बना दे। तो जो कानून से पनिशेबल हो गया वही है रॉन्ग। अब वो अलग बात है कि वो क्रिमिनल रॉन्ग है या सिविल रॉन्ग है, वो डिफरेंट मैटर है। हम उस तरफ नहीं चल रहे हैं, फिलहाल हम इस शब्द को समझने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये कि जो चीजें नहीं होना चाहिए तो उसके अपोजिट है कि ऐसा होना चाहिए। जो होना चाहिए वही सही है, और उसी को जब समाज कुछ नियम बना के ये कह देता है कि किसी व्यक्ति को, यानी कि समाज को या व्यक्ति को वो चीजें मिलनी चाहिए, तो उसको एक सिक्योरिटी दी जाती है, एक सुरक्षा दी जाती है कि आपको ये चीज, ये करने का अधिकार, ये ना करने का अधिकार वगैरह वगैरह दिया जाता है। उसके पीछे ये सिक्योरिटी है। और सिक्योरिटी किसकी तरफ से आएगी? उसी समाज के अप्रूवल की तरफ से जो कानून की फॉर्म में होगी, यानी कि सरकार के जो ऑर्डर्स होंगे, सरकार के जो कानून होंगे, उनसे आपको सुरक्षा दी जाएगी कि आपको ये करने का राइट है, और दूसरे को ऐसा आपके खिलाफ ना करने का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक जिम्मेदारी है। अगर वो करता है तो वो उसके लिए जिम्मेदार होगा। यही बेसिक पॉइंट बताता है कि अधिकार क्या होता है, यानी कि वो चीजें जो समाज मानता है कि हर व्यक्ति को उसके खुद के विकास के लिए
होनी चाहिए, ये जरूरी है, चाहे वो उसका मेंटल यानी कि मानसिक विकास हो, फिजिकल इम्प्रूवमेंट हो, डेवलपमेंट हो, या एजुकेशनल डेवलपमेंट हो, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, आर्थिक प्रगति हो, इन सारे टाइप के जो डेवलपमेंट्स हैं उनको करने का एक अधिकार या इन मुद्दों से जुड़े बातों को करने का अधिकार जब हम एक फॉर्म, एक संगठित फॉर्म में देते हैं तो उन्हीं को हम अधिकार का रूप कह देते हैं। अब अगर हम इन सब बातों को एक लाइन में पिरोना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि अधिकार एक ऐसी शक्ति है जो किसी व्यक्ति को कुछ करने या ना करने के लिए स्वतंत्र छोड़ देती है। यह अधिकार की परिभाषा हो सकती है एक बेसिक बात के तौर पे। अब हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं, इसको फिर आगे हम और डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। हमारे इस टॉपिक का जो मकसद है वो सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझना है और इसके अलावा कोई टॉपिक हम डील नहीं कर रहे हैं, सिर्फ हम समझ रहे हैं कि अधिकार क्या होते हैं, कैसे जनरेट होते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, जो अधिकार समाज अप्रूव करता है वो इन जनरल दो टाइप के हो सकते हैं। एक, जूरिस्प्रूडेंस के हिसाब से, विधि शास्त्र के आधार पे, वो अधिकार जो पूरे यूनिवर्स के खिलाफ प्राप्त हो वो राइट इन रेम कहलाते हैं, और वो अधिकार जो किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के खिलाफ प्राप्त होते हैं वो राइट इन पर्सोनम कहलाते हैं विधि शास्त्र के आधार पे। यानी कि विश्व के खिलाफ या ब्रह्मांड के खिलाफ भी आप कह सकते हैं, या किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के खिलाफ। जनरली राइट इन रेम यानी कि सभी के खिलाफ जो अधिकार आपको प्राप्त हैं वो आमतौर पे ये माना जाता है कि कुदरत ने, प्रकृति ने हमें कुछ अधिकार इंसान होने के नाते दिए हैं। तो इंसान होने के नाते जो हमें अधिकार हैं वो पूरे ब्रह्मांड के खिलाफ हैं। जैसे हम यहां उदाहरण लें कि सभी को जीवन का अधिकार है, यानी कि राइट टू लाइफ सभी को दिया गया है। तो इस बात से कोई डिनाई नहीं कर सकता, कोई भी सभ्य समाज, कि किसी व्यक्ति को जीने का अधिकार नहीं होना चाहिए, प्रोवाइडेड कि वो किसी कानून से कंट्राडिक्ट ना करता हो, उसका विरोध ना होता हो। जैसे आपने किसी को मार दिया तब आपको जीने का अधिकार नहीं है, यानी कि कुदरत ने आपके उस अधिकार को जो कुदरत ने आपको दिया था, आपने दूसरे के उस कुदरती अधिकार को छीना है, इसलिए आपको जीने का अधिकार नहीं है। अब हम अगर राइट इन पर्सोनम की बात करें, इससे पूरा विश्व, दुनिया का हर व्यक्ति बंधा होता है, यानी कि जिम्मेदार है। जैसे मुझे जीने का अधिकार है तो मुझे कोई ना मारे, ऐसी पूरे विश्व की जिम्मेदारी है, पूरे विश्व के लोगों की जिम्मेदारी है। इसीलिए इसको यूनिवर्स के खिलाफ राइट कहते हैं। और जब मैं ये कहूं कि किसी व्यक्ति के खिलाफ मुझे अधिकार प्राप्त है, तो मैंने एक मार्कर खरीदा, ये मार्कर मैंने जिससे खरीदा, मैंने उसको पैसे दिए और उसने मुझे मार्कर दिया। अब ये हम दो लोगों के बीच का संबंध है, यानी कि जब हम कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, कोई संविदा करते हैं, तो उसमें जो पार्टीज होती हैं, जो लोग होते हैं, वही उस कॉन्ट्रैक्ट से, उस संबंध से बाध्य होते हैं। जैसे मैंने मार्कर खरीदा, मैंने पैसे दिए, तो दुकानदार की जिम्मेदारी है कि वो जो मार्कर दे, और वो मार्कर दे जिन शर्तों पे वो मैंने मार्कर खरीदा, किस क्वालिटी का होना चाहिए वगैरह वगैरह। तो वो व्यक्ति उस संबंध से बाध्य होगा और मुझे उसके खिलाफ और उसको मुझे मेरे खिलाफ, यानी कि मैं एक व्यक्ति, वो एक व्यक्ति, हम दोनों व्यक्ति के तौर पे बाध्य होंगे एक दूसरे के खिलाफ। ये राइट इन पर्सोनम होता है। जैसे लोग शादी करते हैं, आपने किसी से शादी की तो ये दो लोगों का संबंध है, ए और बी का, इन दोनों ने शादी की, तो ये इसके और ये इसके जिम्मेदारियों के लिए और वो उसके जो शादीशुदा जीवन के अधिकार हो सकते हैं या दायित्व हो सकते हैं, वो यही दो लोग बाध्य होंगे। ठीक है, तो ऐसे अधिकार राइट इन पर्सोनम कहलाते हैं। अब फिर हम एक और तरीका इसको आगे डिफाइन करने का लेके चलते हैं, वो भी देखो।
अधिकारों की जब हम बात कर रहे हैं, अधिकारों की परिभाषा की बात कर रहे हैं, तो इसको हम 17वीं और 18वीं सदी की अगर बात करें तो 17वीं 18वीं सदी में जो उस टाइम के विधि शास्त्री हुआ करते थे, यानी कि जूरिस्ट लोग जो थे, कानून के विद्वान, उन्होंने अधिकारों की परिभाषा लगभग इसी के आसपास देनी शुरू की थी। इस 17वीं 18वीं सदी में जो परिभाषा दी गई वो ये कहा गया कि अधिकार कुदरत से हमें मिलते हैं, यानी कि हम ये मानते हैं कि इंसान जब प्रकृति के द्वारा पैदा किया गया है तो उसे प्रकृति ने कुछ ऐसे अधिकार जरूर दिए हैं जो उसको मिलने ही चाहिए या जो होने ही चाहिए, ऐसे हम कह सकते हैं। यानी कि जो खुद गॉड ने, हम नेचर को यहां गॉड से डिफाइन कर रहे हैं, अगर गॉड ने हमें ये माना है कि वो उसका ही क्रिएशन है तो वो हमें कुछ अधिकार देगा जो कुदरत के अधिकार या प्राकृतिक अधिकार कहलाएंगे। तो इन विद्वानों ने जो इस सदी में रहे, इस सदी के बीच, उन्होंने माना कि कुछ गॉड गिफ्टेड चीजें लोगों को मिलनी चाहिए, इसीलिए मैंने वर्ड लिखा जो होने ही चाहिए। जैसे जिसको गॉड ने जीवन दिया है तो उसका जीवन रहना चाहिए, जीवन का अधिकार होना चाहिए। किसी ने अपनी मेहनत से संपत्ति इकट्ठी की तो उसको संपत्ति मेंटेन करने का अधिकार होना चाहिए, चाहे वो जैसे ही यूज करे। ऐसे ही बहुत सारे हम एक अधिकार की पूरी लिस्ट बना सकते हैं जो बताएगी कि इस सदी में अधिकार किस टाइप के माने गए। तो इस परिभाषा के अकॉर्डिंग ये निकल के कंक्लूजन आता है कि सभी प्राकृतिक अधिकार यानी कि जो कुदरत ने या गॉड ने गिफ्ट किए इंसान होने के नाते, वो प्राकृतिक अधिकार असल में अधिकार माने जाएंगे, बाकी को अधिकार की परिभाषा नहीं दी जाएगी या बहुत वैलिडिटी उस जमाने में नहीं दी गई। लेकिन ये परिभाषा तब शायद गलत साबित हो जाएगी अगर हम और थोड़े से वो ब्रॉड माइंडेड होके सोचें। वो ऐसे 19th सेंचुरी की अगर हम बात करें, 9वीं सदी की अगर हम बात करें, 19वीं सदी की अगर हम बात करें, तो ये जो विचार है ना, ये अब पलटने लगेगा, क्योंकि ये तभी तक वैलिड है जब तक आप गॉड में विश्वास रख रहे हैं, यानी कि आप आस्तिक हैं। और जैसे ही ये बात आएगी आपके दिमाग में कि आप इस बात में बिलीव ही नहीं करते या आपको डाउट है कि गॉड है या नहीं है, यानी कि आप नास्तिक होने की तरफ जा रहे हैं। तो जब 19th सेंचुरी में नास्तिक होना एक आम बात होने लगी, लोगों में ये परंपरा सी बनने लगी, खासकर वेस्टर्न वर्ल्ड में, कि पता नहीं गॉड है या नहीं है। अब यहां एक सवाल उठा कि हम यहां कह रहे हैं कि जो 17वीं 18वीं सदी में जूरिस्ट ने अधिकार माने वो गॉड गिफ्टेड माने, तो जो मान ही नहीं रहा है कि गॉड है उसको आप कैसे कह दो कि गॉड गिफ्टेड अधिकार आपको है? ये क्वेश्चन उठेगा ना। तो यहां एक नया विचार आया और वो विचार था कि पहले हम ये बात करें कि क्या हम सभी मानव हैं, ह्यूमन हैं, इंसान हैं। अगर हम इंसान हैं तो इंसान होने के नाते हर व्यक्ति को कुछ ऐसे अधिकार मिलने चाहिए, कुछ ऐसे शक्तियां मिलनी चाहिए जो गॉड से रिलेशन ना बताती हो। इसीलिए अब ये कॉन्सेप्ट मानव के अधिकार के रूप में आगे डेवलप हुआ और इसीलिए अब जो विचार आता है वो ह्यूमन राइट्स का आता है, यानी कि मूल अधिकार जिसको हम कहते हैं, एक्चुअल में वो ह्यूमन राइट्स की कुछ कैटेगरीज को डिफाइन करता है। ठीक है, यानी कि अब हम ह्यूमन होने के नाते कुछ राइट्स की बात करते हैं, ना कि नेचर से मिले हुए गॉड के गिफ्ट किए हुए कुछ अधिकारों की बात करते हैं। यही रीजन है कि ह्यूमन राइट्स वाला जो कॉन्सेप्ट आगे डेवलप हुआ, तो यूनाइटेड नेशन ने जब यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स 1948 में डिक्लेयर किया, तो इसमें देखो ये वर्ड आया HR, यानी कि ह्यूमन राइट्स।
यानी कि पूरी दुनिया के देशों ने ये माना, विद्वानों ने माना, इस चार्टर को लिखने वाले लोगों ने माना कि हमें ह्यूमन होने के नाते अधिकार मिलने चाहिए, ना कि कुदरत से जो अधिकार देने की पुरानी परंपरा मानी गई वो यहां नहीं लिखी गई है। ठीक है, तो एक विचार ये कि हम धीरे 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 आगे डेवलप कर रहे हैं अधिकारों की परिभाषा में। फिर हम और आगे चलते हैं, अभी थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं। देखो, इसको हम और आगे समझे। जैसे अभी हमने बात की कि हम राइट से चले, अधिकारों की तरफ से हम बात करते आए। फिर हमने बात की कि कुछ हमें अधिकार ऐसे भी हैं जो कुदरत ने दिए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसीलिए हम उनको नेचुरल राइट्स कहने लगे, यानी कि नेचुरल राइट्स का कॉन्सेप्ट आया। फिर इसके बाद अभी हमने बात की कि ह्यूमन राइट्स का कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ 19वीं सेंचुरी में, और अब हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, और वो इस तरफ कि जब हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन 1950 में लिख के फाइनल कर रहे हैं, तब हमने ये माना कि कुछ अधिकार ऐसे हैं जो बिल्कुल फंडामेंटल हैं, यानी कि वो अधिकार जो बिल्कुल बुनियादी हैं, उनको हम गारंटी देंगे, और ये गारंटी संविधान में पार्ट 3 में आर्टिकल 12 से 35 तक दी गई है। 12 और 13 दो डेफिनेशन क्लॉज हैं। 12 में स्टेट की डेफिनेशन है, 13 में लॉ की डेफिनेशन है, और 14 से लेके 30 तक फंडामेंटल राइट का जिक्र है। 31 अब है नहीं, राइट टू प्रॉपर्टी था, 44th अमेंडमेंट से उसको हटा दिया गया 1978 में। 32 जिसमें रिट्स का प्रोविजन है, वो भी एक राइट है, और 33 में जो फोर्सेस के लोग होते हैं, जैसे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, पुलिस, आईबी, रॉ वगैरह, इनके राइट्स को कंट्रोल करने की पावर पार्लियामेंट को दी गई है, फंडामेंटल राइट्स को। और 34 में इंडेमनिटी जो होगी, मतलब जो मार्शल लॉ जब लगा होगा उस टाइम जो भी नुकसान होगा उसके इंडेमनीफाई करने के लिए, यानी कि क्षतिपूर्ति के लिए संसद को लॉ बनाने की पावर दी गई है। यानी कि हम कह सकते हैं मिलिट्री को प्रोटेक्शन दिया गया 34 में सॉरी, और 35 में ये बताया गया कि पार्लियामेंट को एक्सक्लूसिव राइट होगा फंडामेंटल राइट्स के लिए लॉ बनाने। ठीक है, तो हम इसकी बात करते आए कि हम इस तरीके से बढ़ रहे हैं। अब यहां एक सवाल और है, आप सभी जानते होंगे कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी नाम का एक प्रोविजन है हमारे संविधान में, पार्ट 4 में। मैं कुछ और आपको बताने जा रहा हूं। ये आर्टिकल 36 से 51 तक है। डीपीएसपी असल में सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल राइट्स जैसी कुछ बात करता है, यानी कि ये वो राइट हैं जो राइट तो हैं, स्टेट की ड्यूटी है, लेकिन आप उनको इंप्लीमेंट नहीं करवा सकते, यानी कि ये नॉन जस्टिसेबल फंडामेंटल राइट्स टाइप का कॉन्सेप्ट है। हम ये कह सकते हैं कि हमें कुछ इकोनॉमिक राइट भी दिए गए, सोशल राइट भी दिए गए, ऐसे बहुत सारे टाइप के राइट्स दिए गए हैं। ठीक है, अब यहां एक कॉन्सेप्ट ये भी आएगा कि जब हम फंडामेंटल राइट्स या राइट्स की बात कर रहे हैं, तो कोई भी डेमोक्रेसी, कोई भी लोकतांत्रिक व्यवस्था जब भी डेवलपमेंट करती है, यानी कि संगठित होती है, तो वो कुछ राजनीतिक अधिकार अपनी जनता को देने की बात करती है या प्रॉमिस करती है। जैसे आपको चुनाव लड़ने का अधिकार होगा, वोट देने का अधिकार होगा, ऐसे बहुत सारे प्रतिनिधित्व का अधिकार होगा, ऐसे बहुत सारे अधिकार वो देने का प्रॉमिस करती है, जो शुरुआत होती है किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था की। लेकिन जब आप ये सब बातें करोगे तो इसके साथ साथ आपको ये भी बताना पड़ेगा कि भैया सिर्फ इनसे काम नहीं चलेगा, कि आपको कुछ पॉलिटिकल राइट्स मिल जाए। पॉलिटिकल राइट्स के साथ साथ राजनीतिक अधिकारों के साथ साथ ये जरूरी है कि किसी भी सभ्य समाज में जब प्रोग्रेस होगी तो लोगों को खुद के सिविल राइट्स मांगने
शुरू कर देंगे लोग, यानी कि उनको अपनी बात रखने का अधिकार दो, यानी कि फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन दो, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दो, फ्रीडम टू असेंबल दो, एकत्रित होने की, घूमने की, ये सब होती हैं। तो जब आप इनकी डिमांड करने लगते हो तो इसका मतलब है कि अब बेसिक राइट्स की परिभाषा से जो नेचुरल राइट की तरफ गई, फिर फंडामेंटल या ह्यूमन राइट की तरफ आई, अब आप उसी में और आगे बढ़ना चाहते हो और ये कहना चाहते हो कि अब हमें और सोफिस्टिकेशन चाहिए, यानी कि व्यक्ति पे ज्यादा फोकस करो और उसको इतने राइट्स दो कि वो अपना डेवलपमेंट, चाहे मेंटल हो, फिजिकल हो, इकोनॉमिक हो, कैसा भी हो, वो खुद करे, खुद उसको इस तरीके का प्लेटफॉर्म अब दो। यही कारण है कि इन अधिकारों के साथ साथ अब अधिकारों की परिभाषा धीरे धीरे हम बढ़ा रहे हैं, और कैसे बढ़ा रहे हैं वो भी मैं आपको बताता हूं। देखो जैसे हम ये कह रहे हैं कि हमने कुछ फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 में लोगों को दिए, ठीक है। अब हम धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, इन राइट्स की परिभाषा आगे बढ़ाते जा रहे हैं। तो कैसे बढ़ा रहे हैं, तो हम टाइम टू टाइम कुछ ऐसे अधिकार लोगों को देने लगे हैं जैसे रोजगार का अधिकार, एम्प्लॉयमेंट, इसके भी कुछ प्रोविजंस हैं, कुछ इफ्स एंड बट्स हैं, उसकी हम बात अभी नहीं कर रहे। यानी कि हम फंडामेंटल राइट को इस तरीके से और बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को अपने आप को खूब परिष्कृत करने का मौका मिले। तो हम उनको आर्थिक अधिकार भी दे रहे हैं, और इन्हीं आर्थिक अधिकारों में आप देखते होंगे हमने मनरेगा नाम की एक स्कीम बना के रखी है, यानी कि लोगों को हमने रोजगार देने का अधिकार दे दिया, असल में ये आर्थिक अधिकार है। ऐसे बहुत सारे अधिकार हम देते चले जा रहे हैं। फिर हमें लगा कि नहीं, अभी लोगों को और कुछ, वो अपनी कम्युनिटी के साथ मिलजुल के रहें, अगर वो अपने आप को रिजर्व करना चाहते हैं तो वो भी रहें। तो हमने धीरे धीरे कुछ ऐसे अधिकार भी जोड़ने शुरू कर दिए जो कल्चर से संबंधित हैं, कल्चरल राइट्स हम देने लगे। हम अधिकारों की परिभाषा धीरे धीरे बढ़ाते जा रहे हैं। तो हम आर्टिकल 29 जब पढ़ते हैं तो उसमें यही दोनों राइट्स मेरे हिसाब से आने चाहिए, कल्चरल राइट, एजुकेशनल राइट, ठीक है। फिर हम धीरे धीरे और आगे बढ़ते जा रहे हैं। अब हम और लोगों को ज्यादा फोकस कर रहे हैं, जैसे हमने एक नया राइट डिक्लेयर किया, राइट टू प्राइवेसी, यानी कि हर व्यक्ति को निजता का अधिकार मान लिया। यूपीएससी सिविल सर्विस 2019 में ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है, राइट टू प्राइवेसी, हाँ नहीं, ये 2021 में पूछा हुआ है कि राइट टू प्राइवेसी इज अ फंडामेंटल राइट अंडर विच आर्टिकल और शुड बी अंडर विच आर्टिकल, किस आर्टिकल में ये अधिकार होना चाहिए। यानी कि हम ये कह रहे हैं, नवतेज सरना का एक केस आया था, उस पर ये डिसाइड हुआ था, नहीं उस पर डिसाइड नहीं हुआ था, डिसाइड पहले हुआ था, लेकिन राइट टू प्राइवेसी को ज्यादा और डिक्लेयर किया गया। नवतेज सरना वाला जो केस था, सेक्शन 377 जो है आईपीसी में, उसमें उसको लेके ये इशू उठा था, तब ये बहुत हाईलाइट हुआ था, और शायद यही कारण है कि 2021 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, आगे देखते हैं अब हम अधिकार और आगे कैसे बढ़ते जा रहे हैं। फिर आप इसको देखो, राइट टू प्राइवेसी पे आए, फिर आपने बोला कि हर व्यक्ति को राइट टू चूज अ लाइफ पार्टनर होगा, यानी कि जीवन साथी चुनने का अधिकार होगा। आप समझने की कोशिश करो कि हम धीरे धीरे पहले लोगों को उंगली पकड़ के चलना सिखा रहे, फिर हम धीरे धीरे उनको उंगली छोड़ के और अच्छे से चलना सिखा रहे, फिर धीरे 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 करते करते हम उनको इतना फ्री छोड़ रहे हैं कि आप जो जैसे बेहतर समझो, बस समाज से उसका टकराव नहीं होना चाहिए और समाज उसको अप्रूव कर दे। ठीक है, हालांकि कभी कभी समाज अप्रूव नहीं भी करता है, जैसे अननेचुरल सेक्स को लेके ये बात अक्सर उठती है, और सेम सेक्स मैरिज को लेके भी उठती है, जो इस टाइम बहुत हॉट टॉपिक है। अच्छा, राइट टू चूज अ लाइफ पार्टनर, ये यूपीएससी 2019 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो ये सब पूछने का जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूं आपको कि पूछे जा रहे हैं, इसका मतलब ये है
कि वो हाईलाइट कर रहे हैं कि आप क्या अधिकारों की परिभाषा को ब्रॉडर सेंस में समझ पा रहे हैं, या आप उस तरफ अपना माइंड ओपन रख रहे हैं कि हम जो समाज आगे बढ़ा रहे हैं क्या वो और बेहतर की तरफ जा रहा है। उसका कारण है वो ये है कि हम एक डेवलपिंग समाज हैं, यानी कि हम विकासशील समाज हैं। तो विकासशील समाज किसको कॉपी करेगा? जाहिर सी बात है विकसित समाज को कॉपी करेगा, क्योंकि वो उस दौर से गुजर चुका है। अब आप ये भी जानते हैं कि विकसित समाज में जो अधिकार हैं उनका प्रवाह यानी कि फ्लो सोसाइटी से व्यक्ति की तरफ है। यानी कि समाज ने जो अधिकार अप्रूव किए थे, अब उनको इतनी गारंटी दे रहे हैं हम कि हम पूरे समाज को भी एक तरफ खड़ा कर देंगे अगर किसी व्यक्ति के अधिकार को प्रोटेक्ट करना हो। लेकिन ये तब होता है जब आप डेवलपमेंट की पराकाष्ठा पे आ चुके हैं, यानी कि आप डेवलप्ड हो चुके हैं, विकसित समाज बन चुके हैं। अब दूसरी तरफ हम इनको कॉपी कर रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ एक समस्या है। समस्या ये है कि अभी सोसाइटी उतनी डेवलप नहीं हुई, तो भैया इंडिविजुअल को हम इतना कैसे छूट दे दें। तो विकासशील समाज जिसमें भारत भी आता है, वो व्यक्ति की तरफ से अधिकारों का प्रभाव समाज की तरफ अभी रखा हुआ है। यानी कि अगर व्यक्ति की संपत्ति छीन के मोहल्ले में पार्क बनाना है समाज के वेलफेयर में, तो हम व्यक्ति की जमीन ले लेंगे। हमें सड़क बनानी है तो व्यक्ति की जमीन लेके हम सड़क बनाएंगे। यानी कि अभी हमारा समाज सोफिस्टिकेटेड नहीं हुआ, मतलब सैचुरेट नहीं हुआ, सॉरी, यानी कि इतना अभी वो परिष्कृत नहीं हुआ, डेवलपमेंट विकास इतना नहीं हुआ है कि हम व्यक्ति को बहुत हाईलाइट करें, जबकि इन समाजों में व्यक्ति को बहुत हाईलाइट किया जाता है। ठीक है, होप हम अधिकारों को एक बेसिक तौर पे समझ पाए होंगे। अगर समझ पाए हैं तो ज्यादा बेहतर है, और बाकी अगर आगे कोई हम टॉपिक डिस्कस करते हैं तो फिर देखते हैं। ठीक है, थैंक यू।